अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत व आफियत से होंगे। आज की किस्त में आलम जहांगीर के माजी के और बहुत से राज जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलें कहानी शुरू करते हैं। उलझी डोरें, तहरीर कायनात आमना, किस्त नंबर 31। स्कूल की घंटी बजते ही पूरा ग्राउंड बच्चों से भर गया। कोई दौड़ रहा था, कोई खेल में मसरूफ था और कोई दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। तफरीह का वक्त था, वो वक्त जब बच्चे अपनी सारी थकन, किताबें और डांट सब कुछ भूल जाते थे। मगर इसी शोर में ग्राउंड की एक तरफ शावेज खामोश बैठा था। ना वो खेल में शामिल हुआ, ना ही किसी को आवाज़ दी। बाकी बच्चों के बरक्स उसके हाथ खाली थे और पास रखा लंच बॉक्स बंद पड़ा था। वो चुपचाप खेलते बच्चों को देख रहा था, जैसे उसका दिल कहीं और अटका हुआ हो। इसी दौरान एक और छोटा सा बच्चा उसके पास आकर बैठ गया। वो उम्र में शावेज से 1 साल छोटा और जमात में 1 साल जूनियर था। शावेज 1 में पढ़ता था जबकि वो नर्सरी में था, मगर इस फर्क के बावजूद उन दोनों की दोस्ती गैर मामूली हद तक गहरी थी। क्या हुआ शावेज, आज तुम खेल क्यों नहीं रहे हो और तुम्हारा लंच बॉक्स कहाँ है? उसने पास बैठते हुए मासूम तजस्सुस से पूछा। शावेज ने मजीद सर झुका लिया। मम्मा कल सारी रात रोती रहीं, सुबह उनके सर में बहुत दर्द था, इसीलिए वो मेरा लंच बॉक्स नहीं बना सकीं। ओह, कोई बात नहीं, तुम मेरा लंच खा लो, वैसे भी रोज़ मेरा ही टिफ़िन खाते हो। वो हंसते हुए खुशदिली से अपना टिफ़िन उसकी तरफ बढ़ा गया। तुम्हारा लंच होता ही इतना मज़ेदार है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। शावीज़ ने पहले तारीफ़ की, फिर फिक्रमंदी से पूछा, लेकिन तुम क्या खाओगे शामिर? मैं इस मोटे की जीत खाऊंगा। शामिर के लबों पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट उभरी। उसने सामने ग्राउंड में खड़े एक सेहतमंद से बच्चे की तरफ देखा, जो दूसरे बच्चों के साथ रस्साकशी में मसरूफ था। ये अजलान आज फिर इन बच्चों के टिफ़िन के पीछे पड़ गया। शावेज ने अफसोस भरी नज़रों से सामने देखा, जहां 2 कमज़ोर से बच्चे उस मोटे बच्चे के मुकाबिल खड़े थे। वो उसके सामने ऐसे लग रहे थे जैसे कीड़ी हाथी के आगे आ जाए। असल बात यह थी कि अजलान को बहुत भूख लगती थी और उसकी भूख उसके अपने टिफ़िन से कभी पूरी नहीं होती थी। इसीलिए वो अक्सर ब्रेक के वक्त बच्चों से उनके टिफ़िन छीन लेता था। आज भी उसने इन दोनों बच्चों को रस्साकशी के मुकाबले में उलझा रखा था। शर्त ये थी कि जो हारेगा उसका टिफ़िन अजलान खाएगा। मुकाबला बस नाम का था, क्योंकि वहाँ मौजूद हर बच्चा जानता था कि जीत आखिरकार अजलान की ही होनी है। और मैं इसके पीछे पड़ गया हूँ, और तुम ये बात तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं जिसके पीछे पड़ जाऊँ उसका फिर अल्लाह ही हाफिज होता है, शामिर ने शैतानी लहजे में कहा। बिल्कुल, तुम उसका काम तमाम करो और मैं तुम्हारे टिफ़िन का, शावीज़ मुस्कुराते हुए बोला। रुको अजलान, आज इन बच्चों के बजाय मैं तुमसे मुकाबला करूंगा, शामिर ने उन्हें मुकाबला शुरू करते देख खड़े होते हुए आवाज़ दी। लगता है तुम्हें अपनी हड्डियों से ज़्यादा प्यार नहीं है। अजलान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसी उड़ाते हुए बोला। लेकिन तुम्हें तो अपने पेट से बहुत प्यार है ना, शामिर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर फौरन लहजा बदलकर चैलेंजिंग अंदाज में बोला। तो आओ आज शर्त चेंज करते हैं। अगर तुम जीत गए तो अगले 1 महीने तक मेरा लंच तुम खाओगे, और अगर मैं हार गया तो अगले 1 हफ्ते तक तुम्हारा टिफ़िन मैं खाऊंगा। अजलान की आंखें पहली बात सुनते ही चमक उठी, मगर दूसरी बात पर उसकी धड़कन जैसे एक लम्हे को रुक सी गई। ये क्या बकवास शर्त है? अगर इस मोटे का टिफ़िन तुम खाओगे तो फट जाओगे, और अगर हार गए तो मैं तो अपना टिफ़िन इसे देने से रहा। सब जानते हैं टिफ़िन तो तुम लाते हो, मगर इसमें खाना तो मेरा ही होता है ना। शावेज अपने टिफ़िन को खतरे में देखकर झुंझला उठा। चल यार, पहली बात तो ये कि मैं हारूंगा नहीं, और अगर फ़र्ज़ करो हार भी गया तो तुम्हारा टिफ़िन ये मोटा खाएगा। आखिर टिफ़िन तुम्हारा होता है, लेकिन इसमें खाना तो मेरा ही होता है ना, शामिर ने आंख दबाते हुए कहा। वो बचपन से ही कुछ ज्यादा शैतानी फितरत का मालिक था। इसी फितरत के हाथों मजबूर होकर वो हर किसी से पंगा ले लेता था, और जब मामला बिगड़ जाता तो फिर शावेज ही को आकर उसकी मदद करनी पड़ती थी। बोल मोटे, शर्त मंजूर है? शामिर ने रस्सी पकड़ते हुए चैलेंजिंग अंदाज में पूछा। अजलान ने एक लम्हे को सोचा। टिफ़िन को खतरे में डालना उसे दुरुस्त नहीं लगा, मगर फिर अपनी इज्जत का ख्याल आ गया। अगर वो पीछे हट जाता तो सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते और उसका रोब भी मिट्टी में मिल जाता। यही सोचकर उसने रजामंदी में सर हिला दिया। दोनों आमने सामने आकर खड़े हो गए और रस्सी मजबूती से थाम ली। एक बच्चा बीच में आकर खड़ा हो गया और गिनती शुरू कर दी। 1, 2, 3, स्टार्ट। स्टार्ट की आवाज़ सुनते ही दोनों ने पूरी ताकत से रस्सी खींचनी शुरू कर दी। ग्राउंड में शोर मच गया। शामिर, शामिर, बच्चे चीख चीख कर उसका हौसला बढ़ा रहे थे। शुरू में अजलान को खासी मुश्किल पेश आई, मगर फिर उसने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। उसके जोर लगाते ही शामिर आहिस्ता आहिस्ता रस्सी के साथ घिसटने लगा। बच्चों की आवाज़ें धीरे धीरे मध्यम होने लगी। शामिर पूरी जान लगा रहा था, मगर रस्सी फिर भी उसकी तरफ नहीं आ रही थी।
गिरते गिरते उसने चीख कर शावेज को पुकारा, अरे यार वहाँ बैठा खाना क्या ठूस रहा है, यहाँ आकर मेरी मदद कर, तेरे यार को ज़रूरत है तेरी। मैं नहीं आ रहा, पंगा तुमने लिया है, अब खुद ही भुगतो, शावेज हाथ झलाते हुए लापरवाही से कहा। शामिर की हालत अब वाकई ख़राब हो चुकी थी। यार होकर यार की मदद नहीं करेगा, उसने तकरीबन रोती हुई आवाज़ में कहा। देखना, अगर मैं हार गया तो सब यही कहेंगे कि शावेज का दोस्त हार गया। ये पूरा एक जज्बाती ब्लैकमेलिंग वाला जुमला था। अब तेला जैसा दोस्त जिसका हो उसे तो बातें सुननी ही पड़ती हैं, शावेज दुखी लहजे में कहता हुआ बस्ततूर खाता रहा। शामिर ने गुस्से से पहले उसे देखा, फिर सामने खड़े उस मोटे को जो बैल की तरह आंखें निकाले उसे घूर रहा था। उसने फौरन लहजा बदला, शाह मेरे लिए मत आ, लेकिन एक नज़र इन मासूम लाचार बच्चों को देख, जीतने के बाद ये जिन इनका सारा खाना खा जाएगा, इनके लिए तो आ। यही वो बात की जो शावेज की कमज़ोरी थी। उसे खिदमत खल्क का बेहद शौक था और शामिर ये बात खूब जानता था। इसी यकीन के साथ उसने तीर चलाया और निशाना ठीक लगा। चंद सेकंड्स में शावेज रस्सी पकड़े जोर लगा रहा था, मगर घबराहट में वो उल्टा अजलान की तरफ ही खींचने लगा। अरे बेवकूफ़ इंसान, मेरी तरफ से रस्सी खींचनी थी, इस मोटे ने तो पहले ही जान निकाल रखी है, ऊपर से तू भी इसी की तरफ जोर लगाएगा तो मैं तो आज जीत ही जाऊंगा। शामिर गुस्से से चीख उठा। ओ सॉरी, शावेज फौरन मुआजरत करता हुआ अपनी जगह दुरुस्त करके पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगा। अब दोनों दोस्त एक साथ जोर लगा रहे थे, मगर फिर भी अजलान उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। तभी जोश में शामिर चीख उठा, जब साथ हों शाह और शाह, तो दुश्मन के मुंह से निकलती है आह आह। शावेज ने भी पूरी आवाज़ में नारा मुकम्मल किया। अगले ही लम्हे दोनों ने एक साथ सारी ताकत लगा दी। रस्सी एक झटके से खिंची और अजलान संभल न सका। वो रस्सी के साथ खिंचता हुआ धम से ज़मीन पर आ गिरा। हर जगह हो जाती है इन दोनों की वाह वाह। इनके जीतते ही सब बच्चों ने ज़ोर ज़ोर से उनका तकिया कलाम दोहराया। शामिर और शावेज हंसते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे, फिर हस्बे आदत सर टकराकर जश्न मनाया। ये उन दोनों का खास अंदाज था जीत की खुशी मनाने का। अर्द गिर्द खड़े बच्चे कहकहे लगाकर अजलान का मजाक उड़ाने लगे। अजलान उठने की कोशिश कर रहा था, मगर ज्यादा वजन की वजह से बार बार नाकाम हो जाता। शामिर आगे बढ़ा और खामोशी से उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया, जैसे कहना चाहता हो कि मुकाबला खत्म हो चुका है। अजलान ने हिचकिचाते हुए उसका हाथ थाम लिया और शामिर ने पूरी कुव्वत लगाकर उसे ऊपर खींच लिया। काम आसान नहीं था, मगर वो जैसे तैसे कर ही गया। मेरा मकसद तुम्हें हराकर नीचा दिखाना नहीं था, शामिर ने संजीदगी से कहा। फिर उसके पेट के फैटी टायर्स को हल्के से उंगलियों में दबाकर मुस्कुराते हुए बोला, बस ये समझाना था कि इन बच्चों पर जुल्म करना छोड़ दो। तुम्हारी भूख अगर तुम्हारे अपने टिफ़िन से पूरी नहीं होती तो ज़रा सोचो वो बेचारे छुट्टी तक भूखे कैसे रहते होंगे, जिनके पास तुम्हारी तरह स्टोर फूड भी नहीं होता। अजलान ने नज़रें झुका लीं। पर मैं क्या करूं, मुझसे भूख कंट्रोल नहीं होती और मेरी मॉम मुझे एक्स्ट्रा टिफ़िन भी नहीं देती, वो शर्मिंदगी से बोला। बस इतनी सी बात, कल से मैं तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा टिफ़िन अपने घर से ले आया करूंगा। मेरी मॉम तो मेरे सामने हाथ जोड़कर कहती हैं, कुछ खा लो शामिर, कुछ खा लो, शामिर ने हंसते हुए कहा। ये सुनते ही सब बच्चे हंस पड़े। यूं हंसी के शोर में शामिर और शावेज ने मिलकर एक और मसला हल कर लिया। 1 साल में ही मोहब्बत में बेवफाई के जहर ने आयशा बेगम की जान ले ली थी। अचानक ही सदमा सब पर ऐसा आया कि कोई समझ ना सका कि आखिर हुआ क्या था। पूरा खानदान इस वाक़े के बाद सोग में डूबा रहा और आलम मैंशन अपनी मालकिन के बगैर बिल्कुल वीरान महसूस होने लगा। आलम जहांगीर भी आयशा बेगम के बगैर बहुत उदास हो गए थे। वो भले उनकी पहली मोहब्बत नहीं थी, लेकिन एक बेहतरीन हमसफ़र ज़रूर थीं, जिनकी कमी हमेशा उनको अपने दिल और ज़िंदगी में महसूस होने वाली थी। अब आलम जहांगीर चाहते थे कि ज़रताशा बेगम को आलम मैंशन में लाएं, लेकिन जहांगीर साहब ने साफ इनकार कर दिया। मैं इस औरत को अपने जिंदा रहते इस घर में नहीं आने दूंगा, उन्होंने सख्त अल्फाज में कहा, और आलम जहांगीर हमेशा की तरह बाप के आगे कमज़ोर पड़ गए। आयशा बेगम के जाने के बाद शाहवेज की तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी थी। वो अक्सर बीमार रहता और हर तरफ उदासी छाई रहती। उसकी देखभाल के लिए फातिमा बेगम आ गई थीं, जो आयशा बेगम की छोटी बहन थी। शादी के 1 साल बाद ही उनकी तलाक हो गई थी और उसके बाद वो अपने बाप के घर ही मुकीम थीं। इफ्तिखार साहब फातिमा बेगम की शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे। जो भी रिश्ते वाले आते, फातिमा बेगम की तलाक सुनकर वापस चले जाते। आज जब इफ्तिखार साहब आलम मैंशन आए तो उन्होंने फातिमा बेगम और शाहवेज को साथ खेलते देखा। उसी लम्हे आलम जहांगीर भी शाहवेज के लिए नए खिलौने लेकर वहां पहुंच गए। इन तीनों को एक साथ देखकर इफ्तिखार के जहन में एक प्लान आया। फौरन उस पर अमल करने के लिए वो जहांगीर के कमरे में चले गए। भाई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इफ्तिखार बैठते हुए बोले। हाँ कहो, क्या कहना है, जहांगीर ने तवज्जो देते हुए पूछा।
آپ کو تو پتا ہے میں فاطمہ کے لیے کتنا پریشان ہوں، اس کے لیے کوئی ٹھوس رشتہ نہیں مل رہا، اور آج تو میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن کل میرے جانے کے بعد کون اس کا خیال رکھے گا؟ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، اگر آپ میری تکلیف نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ افتخار نے الفاظ کو گھماتے ہوئے دل کی بات کہی۔ سیدھی سیدھی بات کرو افتخار، تمہیں تو پتا ہے مجھے یہ گول مول باتیں سمجھ نہیں آتی، جہانگیر نے سنجیدگی سے کہا۔ بھائی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ اور عالم کی شادی کر دی جائے، اگر آپ رضامند ہوں تو، افتخار ہچکچاتے ہوئے بولے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو افتخار؟ تم جانتے ہو عالم پہلے سے شادی شدہ ہے اور وہ کبھی بھی اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا۔ تم جانتے ہو پچھلی بار عالم نے زرتاشا کے معاملے میں کیا کیا تھا، پھر بھی تم عالم سے فاطمہ کی شادی کروانا چاہتے ہو؟ جہانگیر نے فکرمندی سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو بھائی صاحب، عالم تو اس عورت کے پیچھے پاگل ہے، اب تک وہ صرف آپ کی وجہ سے یہاں آ جاتا ہے اور شاہویز سے بول لیتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو شاہویز کا کیا ہوگا؟ وہ عورت تو میرے نواسے کا جینا محال کر دے گی۔ آپ خود سوچیں، اس گھر اور ساری جائیداد کا اصل وارث شاہویز ہے، لیکن وہ چاہے گی کہ ساری جائیداد اس کے بیٹے کے نام ہو جائے، اسی چکر میں اگر اس نے شاہویز کو کچھ کر دیا تو؟ افتخار آہستہ آہستہ بولتے بولتے جہانگیر کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا رہے تھے۔ یہ سب سن کر جہانگیر سوچ میں پڑ گئے۔ مجھے تو شاہویز کی فکر ہے، اسی لیے چاہتا ہوں کہ فاطمہ شاہویز کی پرورش کرے، اور فاطمہ کے ہوتے ہوئے وہ عورت کچھ نہیں کر پائے گی، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ افتخار آخری پتہ پھینک کر وہاں سے چلا گیا، لیکن جہانگیر کے ذہن کے دروازے اب نئی سوچوں کے لیے کھل چکے تھے۔ اسی رات جہانگیر نے عالم کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ عالم دروازے پر دستک دیتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ آپ نے بلایا تھا ڈیڈ؟ عالم نے اپنے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، بلکہ اپنا فیصلہ سنانا ہے۔ جہانگیر نے نظر اٹھا کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اب کون سا فیصلہ کر لیا آپ نے میرے لیے؟ عالم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس جمعے کو تمہارا اور فاطمہ کا سادگی سے نکاح کر دیا جائے۔ جہانگیر نے بلا جھجک حکم سنایا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈ؟ فاطمہ؟ آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ تو میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں۔ عالم کی آواز میں حیرت اور جھنجھلاہٹ دونوں شامل تھے۔ بہنوں کی طرح ہیں؟ بہن تو نہیں ہے نا، اور شریعت میں یہ نکاح جائز ہے، تو تمہارا کوئی جواز قابل قبول نہیں، جہانگیر نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میں یہ نہیں کر سکتا ڈیڈ، کسی بھی صورت میں نہیں، غصے سے بولتے ہوئے اٹھا اور جانے لگا۔ اگر تم نے فاطمہ سے شادی نہ کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اب یا تو جمعے کو تمہارا اور فاطمہ کا نکاح ہوگا یا میری لاش عالم مینشن سے نکلے گی، اور یاد رکھو میری موت کے ذمہ دار تم ہی ہوگے۔ جہانگیر نے ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے دھمکی دی۔ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے ڈیڈ، نہ میرے ساتھ نہ فاطمہ کے ساتھ، عالم دکھی لہجے میں بولا۔ مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں، تم صرف وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں، جہانگیر پرسکون اور مضبوط لہجے میں بولے۔ لیکن آپ میری فاطمہ سے شادی کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ عالم نے غصے اور حیرت کے ساتھ پوچھا، آنکھوں میں سوال کی شدت تھی۔ شاہویز کی اچھی پرورش کے لیے تمہاری اور فاطمہ کی شادی بہت ضروری ہے، جہانگیر نے واضح جواز دیا۔ شاہویز کی پرورش کے لیے زرتاشا ہے، عالم شدید غصے میں بول اٹھا۔ میرے پوتے کی پرورش وہ گھٹیا عورت نہیں کرے گی، جہانگیر بھی غصے اور تحقیر آمیز لہجے میں بولے۔ وہی عورت آپ کے دوسرے پوتے کی پرورش بھی کر رہی ہے، عالم نے جواز پیش کرتے ہوئے جواب دیا۔ میرا صرف ایک ہی پوتا ہے جو میری وراثت کا اصلی حقدار بھی ہے، جہانگیر نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مگر عالم ابھی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ جہانگیر نے اسے روک دیا۔ مجھے اس موضوع پر مزید بحث نہیں کرنی، تمہارا جمعے کو نکاح ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ عالم نے ایک بے بسی بھری نگاہ اپنے باپ پر ڈالی، پھر خاموشی سے کمرے سے نکل گئے۔ دوسری جانب عالم مینشن کے ایک اور کمرے میں گویا عدالت سجی ہوئی تھی، فضا میں سناٹا تھا اور فیصلے پہلے ہی لیے جا چکے تھے، بس مہر لگنا باقی تھی۔ پر بابا، میں عالم بھائی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ فاطمہ کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھیں خوف سے بھری تھیں۔ بھائی نہیں ہے وہ تمہارا، سمجھی؟ اور میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، فیصلہ سنایا ہے، جمعے کو نکاح ہے، تیار رہنا، افتخار نے سخت لہجے میں ٹوکا۔ فاطمہ کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ خدا کا واسطہ ہے اس بار اپنا گھر بسا لینا، دوبارہ طلاق لے کر ہمارے سینوں پر مونگ ڈلنے مت آ جانا، افتخار صاحب کے لہجے میں تلخی گھل گئی۔ یہ سن کر فاطمہ ضبط نہ کر سکی اور آنسو بہاتی کمرے سے نکل گئی۔ بابا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جس شخص نے آپ کی پہلی بیٹی کی جان لے لی، آپ اسی کو دوسری بیٹی بھی دے رہے ہیں، روحیل نے لرزتی آواز میں سمجھانے کی کوشش کی۔
इफ्तिखार साहब की आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठी। तो क्या करूं? ये दौलत उस आवारा औरत के हाथों में जाने दूं? नहीं, इस दौलत पर हमारा हक है और मैं ये हक लेकर रहूंगा। इफ्तिखार तैश से चीख पड़े। रूहेल बाप की बात सुनकर खामोश हो गया। इफ्तिखार साहब ने लहजा कदरे नर्म किया, मगर अल्फाज अब भी वजनी थे। देखो रूहेल, मैं चाहता हूं कि फातिमा की शादी के बाद तुम आलम से अपने ताल्लुकात बेहतर करो और उसके कारोबार में हाथ बटाओ। अपना कारोबार तो तुम पहले ही तबाह कर चुके हो, अब हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। वो चंद लम्हे रुके, फिर आहिस्ता मगर कड़वा सच बोलने लगे। देखो रूहेल, हम कर्जों में डूबे हुए हैं, आज नहीं तो कल सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन अगर फातिमा की शादी आलम से हो गई तो हम इस घर में रह सकते हैं। तुम उसके साथ काम करोगे और हम फ़कीरों जैसी ज़िंदगी गुजारने से बच जाएंगे। उनकी आवाज़ में खुद गर्जी छिपी थी, मगर मंतिक मजबूत थी। और कल ये सब शाहवेज़ का हो जाएगा, और जब शाहवेज़ का हो गया तो मतलब हमारा हो गया। लेकिन अगर फातिमा की शादी ना हुई तो हम कभी इस घर में कदम नहीं रख सकेंगे, और वो बाहर की औरत इस पूरी जायदाद पर राज करेगी। इफ्तिखार साहब ने बात हर जाविये से वाज़ेह कर दी। रूहेल ने गहरा सांस लिया, जैसे दिल पर रखा बोझ दलाइल के बोझ के नीचे दब गया हो। आप ठीक कह रहे हैं डैड, रूहेल ने शिकस्ता लहजे में कहा। कमरे में फिर से खामोशी उतर आई, ऐसी खामोशी जिसमें फैसले तय पा गए थे और ज़मीर हार चुका था। और यूं आलम जहांगीर और फातिमा बेगम अपने अपने बापों के दबाव में आकर रिश्ताए अज़दिवाज में बंध गए। ये निकाह दो दिलों का नहीं, दो ज़िदों का अंजाम था। आलम जहांगीर ने जहां बाप की ज़िद मान ली, वहीं अपनी ज़िद भी मनवा ली। निकाह के फ़ौरन बाद वो ज़रताशा बेगम को भी आलम मैंशन ले आए, गोया इस शादी के साथ एक और फैसला भी नाफिज कर दिया गया हो। मगर जहांगीर साहब ने ना ज़रताशा बेगम को बहू का दर्जा दिया और ना ही शाहमीर को पोते की पहचान। वो दोनों एक ही छत के नीचे अजनबी बनकर रहने पर मजबूर रहे। फातिमा बेगम ने अपना घर बसाने के लिए खामोशी को हथियार बना लिया। उन्होंने कभी ज़रताशा बेगम से उलझने की कोशिश ना की। आलम जहांगीर बीवियों के मामले में बेहद खुशकिस्मत थे। उनकी हर बीवी समझदार, सुलझी हुई और कुर्बानी देने वाली निकली। मगर औलाद के मामले में आलम जहांगीर से ज़्यादा बदकिस्मत शायद ही कोई हो। शाहवीज़ और शाहमीर, जो स्कूल में जान से बढ़कर दोस्त थे, एक ही घर में कदम रखते ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जब इन जिगरी दोस्तों को ये मालूम हुआ कि वो एक ही बाप की औलाद हैं, तो दोस्ती नफ़रत में बदल गई, और वो भाई जो एक दूसरे के लिए ढाल बन सकते थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे। हाल क्या सिर्फ इस वजह से एक दूसरे से नफ़रत करना कि वो सौतेले भाई हैं दुरुस्त है? शाज़ेल ने तवक्कुफ़ के बाद नौशाबा से पूछा। नफ़रत करने की कोई वजह कभी भी दुरुस्त नहीं होती शाज़ेल, नौशाबा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। शाज़ेल ने आह भरी। अम्मी बताती हैं कि शाहवेज़ भाई बचपन में बहुत सुलझे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए बदतमीज़ और गैर संजीदा हो गए। शाहमीर ने कभी लड़ाई में पहल नहीं की, मगर शाहवेज़ ने शाहमीर को नीचा दिखाने का कोई भी मौका कभी हाथ से जाने नहीं दिया। पता नहीं उनके दिल में डैड और शाहमीर के लिए इतनी नफ़रत कहाँ से आ गई। उसकी आवाज़ दुख से बोझल हो गई। नौशाबा ने चंद लम्हे खामोश रहकर उसे देखा, फिर धीमे और समझाने वाले लहजे में बोली। मेरे बाबा कहा करते हैं कि रिश्ते आईने की तरह होते हैं, साफ शफाफ, जिनमें हम अपना अक्स आसानी से देख सकते हैं, और जब कभी सामने वाले में अपनी झलक ना नजर आए तो समझ लेना चाहिए कि आईने पर गर्द जम गई है। वो हल्का सा मुस्कुराई। इसका मतलब ये नहीं होता कि आईना टूट गया है या खराब हो गया है, बस उसे हमारी तवज्जो की ज़रूरत होती है। जब हम वक्त निकालकर उस आईने को साफ करते हैं तो उसमें अपना अक्स फिर से नजर आने लगता है। नौशाबा की आवाज़ में नरमी थी। बिल्कुल इसी तरह रिश्तों को भी वक्त और अहमियत देना पड़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें भी हमारी मोहब्बत की झलक दिखाई देने लगती है। शाज़ेल खामोशी से सुनता रहा, जैसे इन लफ्ज़ों ने उसके दिल में कहीं गहरा असर छोड़ दिया हो। तुम बहुत अच्छी बातें करती हो, शाज़ेल ने खुलूसे दिल से उसकी तारीफ की। मुझसे फ्लर्ट फिर कभी कर लेना, अभी हमें कोई प्लान बनाना है, नौशाबा ने फौरन आंखें सिकोड़ी। फिर वो संजीदा लहजे में मजीद बोली। शाहजेज के दिल को साफ करना है और उसमें आलम सर और शाहमीर की मोहब्बत का अक्स फिर से जगाना है। पर कैसे? शाज़ेल ने फौरन सवाल दागा। मिशन लव से, नौशाबा के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट फैल गई। मिशन लव? शाज़ेल ने हैरत से उसे देखा। मिशन लव। अब हम ऐसा प्लान बनाएंगे कि शाहवेज और शाहमीर फिर से पहले की तरह जिगरी दोस्त बन जाएं और शाहवेज आलम सर की इज्जत करने लगे। वो बदस्तूर मुस्कुराती रही।
प्लान क्या है? शाजील का तजस्सुस बढ़ गया। वो अभी सोचना है। नौशाबा ने पूरी मासूमियत से कंधे उचका दिए। शाजील हंस पड़ा। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रही थी और प्लान तुम्हारे पास एक भी नहीं, वो तमस्खुर आमीज लहजे में बोला। नौशाबा फौरन भड़क उठी। ओ हेलो मिस्टर, एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही बातें सुनाने लगे। जाओ, मुझे नहीं करनी कोई मदद तुम जैसे खलाई बंदर की, खुद ही कर लो जो करना है, वो तीखे लहजे में बोली। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गई। शाजिल घबराहट में फौरन बोला। वो अच्छी तरह जानता था कि नौशाबा के बगैर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो अपनी फैमिली को एक नॉर्मल जिंदगी देते देखना चाहता था। देखो मिस्टर, तुम्हारा और मेरा कोई मजाक बनता नहीं है, इसलिए दोबारा ये हरकत मत करना। और अगर फिर भी दिमाग में कोई फतूर आए ना, तो ये याद रखना, मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। नौशाबा ने फौरन आंखें सकेड़ लीं। फिर वो जरा आगे झुकी, आवाज में वार्निंग साफ छलक रही थी। अगर मेरे हर भाई का एक एक हाथ भी तुम्हें लग गया ना, तो तुम सिंगल पसली का कख नहीं बचना, इसलिए जरा एहतियात से। ओके ओके, मैं आइंदा पूरा ख्याल रखूंगा। शाजील ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में फौरन हथियार डाल दिए। यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा, नौशाबा ने फातिहाना अंदाज में कहा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत नींद आ रही है, और तुम तो वैसे भी सोओगे नहीं, आखिर सारी गर्लफ्रेंड से बातें जो करनी होंगी। वो आम अंदाज में बोली, मगर लहजे में छुपा तजस्सुस साफ बता रहा था कि वो जवाब जानना चाहती है। गुड नाइट, शाजील ने संजीदगी से कहा और नज़रें आसमान की तरफ उठा ली। उसने जानबूझकर उसकी गलतफहमी दूर ना की। गुड नाइट, नौशाबा ने पैर पटखते हुए कहा और खफकी के आलम में वहां से चली गई। साए में खड़ा शाहवेज ये मंजर देखकर हंसने लगा। फिर वो हंसते हंसते बोला, 5 भाई? चल बेटा शाजील, कमर कस ले, क्योंकि मुस्तकबिल में तू बहुत ख्वार होने वाला है। आगे की कहानी अगली किस्त में पढ़िएगा। अगर आपको नॉवेल अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा किरदार अच्छा लग रहा है और आपका कपल के सीन ज़्यादा चाहते हैं। अगली किस्त भी बहुत धमाकेदार होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चले मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़ रीडर्स। अल्लाह ताला आप सबका और मेरा हामी और नासिर रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।